Starting with the concept of recursive functions. रिकर्सिव फंक्शन को फॉर्मली हम ऐसा फंक्शन कहते हैं जो कि अपने आप को ही एक फंक्शन कॉल सेंड करता है. दैट मीन्स कि इट इज़ कॉलिंग इटसेल्फ ड्यू टू सम पर्टिकुलर रीजन. रिकर्सिव फंक्शंस किस सिनेरियो में क्रिएट करने होते हैं ये हमने देखना होता है कि अगर हमारा कोई आइटरेटिव एक्शन है जिसको हम बाय रिकर्सिव कॉल में इस चीज़ को कह रही हूँ कि जैसे लेट्स से कि अगर मेरा एक फंक्शन था एडिशन का and that function makes a call to itself within the function body, so that function is known as a recursive function. And the step के वो वापस जाता है और अपने ही function definition में first statement से दोबारा execution start करता है, that is known as the recursion. ठीक है, इस टेक्निक को आप recursion कहते हैं. This is how it works. कि आपके पास look है कि हमारी main function से execution start होती है. Here we have a function call to this function. The name of the function is recurse. अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आपकी फंक्शन कॉल होती है इट जंप्स टू द फंक्शन डेफिनेशन पार्ट और इट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट अप टिल द एंड ऑफ दिस फंक्शन डेफिनेशन. लेकिन ड्यूरिंग द फंक्शन एग्जीक्यूशन हमारे पास जो एक डिफरेंट स्टेप है वो ये है कि वी आर कॉलिंग द फंक्शन इटसेल्फ अगेन. यहाँ पे नोट करें कि दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन एंड देयर इज अ फंक्शन कॉल इनसाइड दिस पर्टिकुलर फंक्शन, बट द नेम ऑफ द फंक्शन and the function call is to the same function again. So यहाँ पे क्या होता है, it jumps back to the start of the function और यहाँ से फिर से execution start हो जाती है जो कि first statement, second statement, जितनी भी statements होंगी वो re-execute होंगी. Conceptually speaking, when you decide to create a recursive function, उसमें you have to see कि whether this function is possible to be created in that manner or not. आप जज कैसे करेंगे कि सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि अगर ये रिकर्सिव कॉल टू द सेम फंक्शन होगी तो उसके लिए कोई ना कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन भी ज़रूरी है. जैसे आपकी लूप्स में होती है कि लूप्स में आप डिसाइड करते हैं कि किस पर्टिकुलर स्टेप पे जाके द लूप शुड स्टॉप एग्जीक्यूटिंग या वी शुड एंड दिस स्ट्रक्चर एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कोड. सेम हैपन्स विद द रिकर्सिव फंक्शन कि जब आप रिकर्सिव फंक्शन डिज़ाइन करते हैं तो आप सबसे पहले यही देखते हैं कि इसका टर्मिनेशन केस क्या होगा कि हम सेम फंक्शन रिकॉल तो कर रहे हैं लेकिन किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ये वाला फंक्शन रिकॉल होना बंद हो जाना चाहिए. और अगर आप ऐसा रिकर्सिव फंक्शन डिज़ाइन नहीं करेंगे जिसकी कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी तो नेचुरली वो एक इन्फिनिट लूप में आपका प्रोग्राम स्टक हो जाएगा. ओके, फैक्टोरियल के रिकर्सिव फंक्शन आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इसका कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके से माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अगर आप 5 फैक्टोरियल कह रहे थे कि 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट होना चाहिए तो यू नो कि इसकी एक्सपेंशन इस तरीके से बनती है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. सो अगर हम 5 फैक्टोरियल लिख रहे थे तो इसी की एक सेकेंड स्टेट आपके पास ऐसे भी हो सकती थी कि 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. So you see a pattern here कि 5 को आपने इसमें से रिमूव कर दिया है बट जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज एक्चुअली इसी की एक स्टेट लेकिन 1 लेस देन दिस नंबर. ठीक है, इसको फिर 4 फैक्टोरियल को आप फर्दर एक्सपैंड करके लिख सकते थे कि 4 इंटू 3 फैक्टोरियल. राइट, अब ये हम स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस कर रहे हैं. सो रिकर्सिव फंक्शन में जैसे लूप की एक आइटरेशन में एक ही पर्टिकुलर स्टेप हो रहा होता था और आप इंक्रीमेंट्स भी मतलब डेवलपर डिसाइड करता था कि उसको इंक्रीमेंट किस तरह का चाहिए, यूनिटरी इंक्रीमेंट चाहिए या ये कि द कंट्रोल वेरिएबल शुड टेक जंप्स इन सर्टेन नंबर्स. तो इसी तरीके से रिकर्सिव फंक्शन में भी आपने डिसाइड करना है कि जो आपका फंक्शन कॉल टू द सेम फंक्शन होगी. अब यहाँ पे देखें दिस इज 5 फैक्टोरियल, यू आर जस्ट ओमिटिंग 5 फ्रॉम हेयर, इसमें से 1 माइनस कर रहे हैं and you are making a call to the same function which is now 4 factorial. So you are saying कि first step में तो अगर किसी ने कह दिया कि factorial of 5 calculate करें तो okay, हम इसकी distribution इस तरीके से करेंगे कि 5 को आप अलग रख लें, then create a new number which is 1 less than 5 और उसका factorial calculate करने की कोशिश करें. Go up till the point कि आपके पास last 1 का factorial calculate करने की option आ जाए और आप 1 फैक्टोरियल का रिजल्ट 1 एज इट इज़ रिटर्न करें, आप रिकर्सिव कॉल ना क्रिएट करें. ठीक है, सो लेट्स गो अहेड और इसको हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देख लेते हैं. दिस इज हाउ
the recursive function for calculating factorial can be built कि यहाँ पे देखें we have this फंक्शन नेम और फंक्शन को हम एक नंबर पास कर रहे हैं और इस नंबर का हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है. सो व्हाट वी टेस्ट इज कि इफ नंबर इज लेस देन इक्वल टू 1 तो यहाँ पे वी शुड नॉट मेक अ रिकर्सिव कॉल बल्कि इनफैक्ट आवर फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न 1 टू दिस पर्टिकुलर सिनेरियो कि 1 से लेस हो जाए या 1 या 0 हो जाए अगर आपका नंबर तो उसका फैक्टोरियल तो 1 ही आता है ना एज इट इज आप रिटर्न कर देते हैं 1. उससे लोअर केस सिनेरियो में तो आप मूव भी नहीं करते. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी आवर टर्मिनेटिंग कंडीशन. और अगर n जो है जो कि यूजर ने पास किया है दैट इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 तो फिर क्या हमारे पास हो फिर वी वांट कि n जैसे मैंने कहा कि 5 को आप सेपरेट कर लें और फिर मेक अ फंक्शन कॉल टू 4 फैक्टोरियल. इस एग्जांपल में हमने n को 3 एज्यूम किया है सो दैट वी गो अप टिल ओनली 3 स्टेप्स. ठीक है. हमने n को 3 एज्यूम किया सो दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे 3 को सेपरेट कर लिया है एंड वी आर मेकिंग अ फंक्शन कॉल जिसमें हम n माइनस 1 करके सेम फंक्शन कॉल करना चाह रहे हैं. ठीक है. सो वी आर पासिंग 2 to this particular function as n. I have added an image here. Now it's a GIF image. और इसमें भी रिप्लेसमेंट्स हो रही हैं कि अगर आप फैक्टोरियल ऑफ 5 से स्टार्ट करें तो पे अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर पार्ट कि अगर आपकी रिकर्सिव कॉल हो रही है तो हर स्टेप में नेक्स्ट एक्सप्रेशन कैसे एक्सपैंड किया जा रहा है. फैक्टोरियल ऑफ 3 अब जब एक्सपैंड हो रहा है तो इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू 3 इनटू फैक्टोरियल ऑफ 2. ठीक है. जब आप फैक्टोरियल ऑफ 2 को एक्सपैंड करें तो इट इज़ गोइंग टू एक्सपैंड इनटू 2 इनटू फैक्टोरियल ऑफ 1 और जब आप फैक्टोरियल ऑफ 1 एक्सपैंड करने लगे इट इज़ टेलिंग यू कि कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही थी जिसकी वजह से आपका रिजल्टिंग एक्सप्रेशन क्या बनता है. वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फंक्शंस जिसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं. ठीक है. फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि यू हैव 2 or more functions who have same name but they have different number of arguments. But they have different arguments. Okay, it's important to note कि यहाँ पे just हम different arguments की बात कर रहे हैं. Arguments can be different in the number and in the data type. ठीक है. अब इनकी examples हम देखते हैं. It is going to be further clear कि overloaded functions ये हैं या नहीं हैं. The requirement is when you create multiple functions, the name of the function must be same. ठीक है. ये सारे के सारे ओवरलोडेड फंक्शंस हैं. ये 4 ओवरलोडेड फंक्शंस चारों फंक्शंस का नाम टेस्ट है. बट गवर्निंग थिंग क्या है जो हमें बताती है कि दीज आर ओवरलोडेड फंक्शंस वो इनके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं. नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या डेटा टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स. द रिक्वायरमेंट इज कि ये जो इनके पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स की टर्म में मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होता है कि ये ओवरलोडेड फंक्शन कॉल होना चाहिए. ठीक है. So here we have 0 argument, here we have 1 argument, but इस argument की data type क्या है हमारे पास? Integer. ठीक है. So name of the function is test. We have 1 argument, लेकिन इस वाले argument की data type क्या है? It's double. So it's not the same function as this one. And then we have a fourth type of function, जिसमें हमने test is the name of the function, लेकिन here we are passing 2 parameters या 2 arguments to this function. अब अगर आप एक और टेस्ट फंक्शन क्रिएट कर लेते और उसके भी 2 आर्ग्यूमेंट्स होते और पहला भी डबल आर्ग्यूमेंट होता और सेकंड भी डबल आर्ग्यूमेंट होता तो वो एक फिफ्थ ओवरलोडेड फंक्शन क्रिएट हो जाता. ठीक है. ओवरलोडेड फंक्शंस क्रिएट करने का फ़ायदा आपको ये होता है कि आप एक्शन तो सेम नेचर का परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं लेकिन बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन थोड़ा सा या रिजल्ट ऑफ दैट एक्शन डिफरेंट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल कि आपने एरिया कैलकुलेट करना है बट ये कि बेस्ड ऑन द इनपुट बाय द यूजर एरिया आपने डिफरेंट चीज़ का कैलकुलेट करना है. एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो सकता है. सो व्हाट यू वांट टू डू इज कि आप 4 फंक्शंस बनाना चाहते हैं बट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास्ड बाय द यूजर्स आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि ये अब किस चीज़ का एरिया कैलकुलेट करके आपको रिटर्न करे. सो डेवलपर को फ़ायदा ये हो जाता है कि उनको एक्सप्लिसिटली चेक्स नहीं लगाने पड़ते. नंबर ऑफ पैरामीटर्स की बेसिस पे कंपाइलर डिसाइड्स इटसेल्फ कि अब कौन से फंक्शन डेफिनेशन पे मुझे जंप करना चाहिए. इन चारों फंक्शंस की जो रिटर्न टाइप हैं वो कुछ की सेम भी हैं और एक के डिफरेंट भी है. लेकिन जब ओवरलोडेड फंक्शंस होते हैं तो रिटर्न टाइप डू नॉट प्ले अ रोल. ठीक है. इसकी रिटर्न टाइप की हम कोई बात नहीं कर रहे. ये बेशक सेम हो या डिफरेंट हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा.
what I mean to say is that this is not going to decide whether your function is an overloaded function or not. ठीक है? The name of the function and the arguments is going to decide whether your functions are overloaded or not. So I've already told you this, the data type of the functions is not going to tell you. Okay, so in this example, we have two functions. The name of both the functions is test. Okay, and we have one parameter being passed to each function. अब ये overloaded functions हैं. अब इनकी रिटर्न टाइप तो डिफरेंट है, लेकिन हमें इससे कोई सरोकार नहीं है क्योंकि हम रिटर्न टाइप तो देख भी नहीं रहे. हम फंक्शंस के नेम देख रहे हैं. ओके, फर्स्ट कंडीशन पास्ड, दोनों फंक्शंस का नाम सेम है. नाउ जंप टू द आर्ग्यूमेंट्स. ओके चलिए, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, लेकिन इसकी डेटा टाइप डिफरेंट होनी चाहिए थी इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स की, बिकॉज अगर डेटा टाइप दोनों की सेम है तो दैट मीन्स दे आर नॉट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स इन नेचर. सो द एरर इज कि ये सेम नेचर के आपको फंक्शंस मिलेंगे, तो कंपाइलर इज गोइंग टू थ्रो एन एरर के आपने ओवरलोडेड फंक्शंस क्रिएट नहीं किए. इट रिक्वायर्स कि ओवरलोडेड फंक्शंस के लिए डेटा टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हो या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हो. Okay, so let's go ahead and see another example. Are these overloaded function, or is the compiler going to throw an error here? Name of both the functions is same, but the data type of both the arguments is different. Even the number of arguments is the same. So let's go ahead and see an example. Here we have three functions. This is the prototype of the functions given. Name of the function is display, and we have three types of arguments. One argument which is integer, one argument which is float, and then we have two argument definition which is going to accept one integer and one float. ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, जब फंक्शन कॉल होगी तो डिस्प्ले को अगर हम a पास कर रहे हैं, a इज अ वेरिएबल, तो इट इज गोइंग टू सी के जो a वेरिएबल था उसकी डेटा टाइप क्या है. नाउ हियर इट इज इंटीजर, सो इट नोज के जो फर्स्ट टाइप ऑफ ओवरलोडेड फंक्शन है, इट हैज टू एक्सेस द डेफिनेशन फॉर दिस फंक्शन. ओके, दिस इज द फंक्शन प्रोटोटाइप. फंक्शन प्रोटोटाइप में अभी तक आप लोगों ने जो एग्जांपल्स देखी थी उसमें हमने इंटीजर के आगे वेरिएबल नेम भी लिखा हुआ था, बट फंक्शन प्रोटोटाइप आपको अलाउ करता है कि जस्ट आप डेटा टाइप मेंशन कर दें. आप पैरामीटर लिस्ट में पैरामीटर नेम बेशक ना मेंशन करें. ठीक है, प्रोटोटाइप में ये चीज़ अलाउड है. सेकेंड फंक्शन कॉल देखें. वी आर पासिंग वन आर्ग्यूमेंट विच इज़ बी. नाउ बी की डेटा टाइप इज़ फ्लोट, सो द कंपाइलर इज गोइंग टू नो कि इट हैज़ टू jump to the definition of this second function. The third function call, it has two arguments, and the argument data type it has to see कि इनका order ठीक है कि first integer ही होना चाहिए, second float ही होना चाहिए. अगर let's say कि user by mistake इसको या developer by mistake इसको b and a लिख दे, तो now that is a compile time error, क्योंकि ऐसी कोई function definition exist ही नहीं करती जिसमें पहले float और बाद में integer पास किया जाएगा. But in this scenario, it is going to jump to the function definition of this third overloaded function. तीनों function definitions में name of the function is display, लेकिन function body different हो जाती है. अगर integer value आपने पास की थी तो it is showing to the user के integer number is this. ठीक है, अगर आपने float value पास की थी तो आपकी output change हो जाती है and it tells the user कि आपने जो float number पास किया था it is this. And अगर आपके integer and float दोनों variables थे तो अगेन आपकी आउटपुट उसके अकॉर्डिंगली अपडेट हो रही है. सो जब आप ओवरलोडेड फंक्शंस डिज़ाइन करते हैं तो फिर आप फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन बॉडी भी ऐसी डिज़ाइन करते हैं कि बेस्ड ऑन द फंक्शन कॉल यूज़र को ऐसी नोशन आए कि कंपाइलर तो इसी इनपुट का वेट कर रहा था. जैसे लेट्स से कि मैं अगर CNIC विदाउट हाइफन लिख देती हूँ, मेरा प्रोग्राम स्मार्ट हो टू फेच के 5 इंटीजर्स पे डिवाइड करके वो उसको हाइफन के साथ ही डिस्प्ले करे. इट शुड रीड आउट कि मैंने स्ट्रिंग इनपुट की है या मैंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू इनपुट की है. अगर मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू इनपुट की है तो फिर वो खुद ही स्प्लिट करे फर्स्ट 5 नंबर्स को और उसमें हाइफन ऐड कर दे. और अगर मैंने स्ट्रिंग इनपुट कर दिया है तो फिर वो एज इट इज़ उसको रीड करे एंड इट मेक्स नो चेंज टू द इनपुट. इसी तरीके से ओवरलोडेड फंक्शंस आप यूज़ करते हैं फॉर स्मार्ट प्रोग्रामिंग. तो मैंने 2 एक्सरसाइजेज ऐड कर दी हैं इन स्लाइड्स में. एंड देन प्रैक्टिस अगेन. एक सेट ऑफ ओवरलोडेड फंक्शंस लिखें और उस फंक्शन का नाम प्रिंट होना चाहिए जो कि जस्ट 1 पैरामीटर लेता हो. और दिस इज़ रियली इजी. जैसे डिस्प्ले का हमने पहले देखा है तो इसी तरीके से आप यूज़र से इनपुट लेंगे नंबर
और आप उसको बताएंगे कि उसने इंटीजर इनपुट किया था, फ्लोट इनपुट किया था, या फिर ये कि एक स्ट्रिंग इनपुट की थी।